अस्सलाम वालेकुम, शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के 7 मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत पीर से अब बाकायदा तौर पर शुरू होगी। बेंच पर एतराज़ात, लाइव स्ट्रीमिंग और दूसरी तीसरी चीज़ें जो हैं उनके ऊपर दरख्वास्तें जो हैं वो उन पर फैसला आ चुका 11 रुकनी बेंच का। इस केस के अंदर क्या कुछ होता रहा, बहुत दिलचस्प हक़ाइक़ हैं। एक तो वो हेयरिंग थी जो कि लाइव स्ट्रीमिंग पे चलती रही और कुछ ऐसे वाक़यात हैं जो कि बैकग्राउंड के अंदर चलते रहे। उसमें से बहुत कुछ तो हमने आपके साथ इशारों किनारों में जो है वो डिस्कस किया था, लेकिन आज भी बहुत दिलचस्प चीज़ें हैं। मसलन एक ये कि जब दूसरी वजाहत आई, आपको पता है ना, पहले 12 जुलाई को फ़ैसला आया, फिर उसके बाद एक वजाहत आई जिस दिन पार्लियामेंट का सेशन था, फिर वो मुलतवी हुआ, फिर एक तवक्कुफ़ रहा, फिर दूसरी पार्लियामेंट का सेशन आईनी तरमीम के हवाले से हुआ, तो फिर दूसरी वजाहत आई। इनमें क्या कुछ होता रहा था, वो बड़ी मज़े की गुफ्तगू है। वो नासिर साहब से आज पूछते हैं। नासिर साहब भी बहुत सारे वाक़यात के शाहिद हैं, इनके बड़े ज़बरदस्त ज़राए हैं। आज इन्होंने जब मेरे साथ ज़िक्र किया तो मैंने कहा ये अवाम तक पहुँचनी चाहिए, चलें। ये राज़ी हो गए। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जहाँ ज़ेब अब्बासी साहब के पास हैं और तैयब बलोच के पास हैं। तो नासिर साहब, ये दूसरी वजाहत की तरफ हम ज़रूर जाएंगे। पहले तो मैं बड़ा इंटरेस्टेड हूँ। जब याद है 12 जुलाई को फ़ैसला आया, मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो एक प्रोग्राम के अंदर गए, वहाँ पर उन्होंने धुआंधार तकरीर की कि निज़ाम बदल दो, जब फिर उसको देख लेंगे, या फिर अमल करो फैसले पे, या फिर फ़ैसले पे अमल करो। अच्छा, उसके बाद जब पार्लियामेंट के अंदर जब भी तरमीम के लिए पार्लियामेंट का इजलास बुलाया जाता था तो वजाहत आ जाती थी। एक 14 को आई और फिर दूसरी 4 अक्टूबर को आई थी मेरे ख्याल, 8 शायद, हाँ कुछ इस तरह से। हाँ, तो ये कुछ क्या कुछ होता रहा, याद नहीं है शायद आगे से। हाँ, लेकिन वो हम इसको को रिलेट कर लेंगे ना इससे, क्योंकि सितंबर में आई थी और फिर अक्टूबर में आई थी मेरा 8 या 4 अक्टूबर इस तरह से था। तो ये क्या हुआ नासिर साहब? सुना है बड़ी एक्सप्लोसिव किस्म की कहानी है आपके पास। शुक्रिया क़य्यूम साहब। एक तो ये कि आप, अच्छा भला मैं घर में बैठा हुआ था, आप ज़बरदस्ती मुझे बुलवाया आपने सुप्रीम कोर्ट। नहीं, आपने फ़ोन के ऊपर मुझसे गुफ्तगू की और इतना ज़बरदस्त था। अब ये देखना, इतना अच्छा मौसम है, बारिश हुई है, ज़्यादा बारी हुई है, तो आपको हम यहाँ देखें ना कितने अच्छे माहौल के अंदर बैठे गुफ्तगू हो रही है। अच्छा क़य्यूम साहब, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग है एस्पेक्ट कि जब याद होगा कि आपने जिस तरह कहा, ये एक और भी मैं थोड़ी सी चीज़ ऐड करके फिर आगे चलता हूँ। हाँ। आपको याद होगा कि जिस दिन ये रिव्यू पिटिशंस की हियरिंग थी तो उस दिन भी एक केस लग गया था, एक जजमेंट आ गई थी अगेंस्ट द रिव्यू पिटिशंस जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि ये कोई तरीका नहीं है कि रिव्यू पिटिशन आप हर बात में दे दें और ये वेस्टेज ऑफ टाइम है और कोर्ट का कीमती वगैरह वगैरह, इस तरह की एक पूरी एक उन्होंने लाइन ली थी। अच्छा, मैं दोबारा आपके सवाल पे आता हूँ। अच्छा, हुआ ये था कि जब पहली क्लैरिफिकेशन हुई तो वो 26 अमेंडमेंट को उस दिन पार्लियामेंट में पेश होना था, लेकिन वो पेश नहीं हुई थी। उसके बाद कुछ दिन और चले, फिर दोबारा सेकंड क्लैरिफिकेशन आ रही थी, अभी वो आई नहीं थी। वो जो सेकंड क्लैरिफिकेशन थी वो पहले वाली क्लैरिफिकेशन से अच्छी खासी सख्त थी और उसमें बाकायदा जो मेरी मालूमात हैं, जो मुझ तक पहुंची इन्फॉर्मेशन, वो ये थी कि उसमें इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ कंटेम्प्ट भी थी। उसमें बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स को ना इम्प्लीमेंट करने पे, यानी कि जुलाई 12 2024 की जो जजमेंट थी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जिसमें PTI को सीटें चली गई थी, रिजर्व सीट्स, उसको ना इम्प्लीमेंट करने के ऊपर काफ़ी इलेक्शन कमीशनर और इलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट के, सारे को आपका मतलब है ये कहने का, काफ़ी सीरियस किस्म की ना उसमें वो थी, डायरेक्शंस थी और ये सख्त डायरेक्शन भी थी कि आप इसको इम्प्लीमेंट करो या फेस करो फला कॉन्सिक्वेंसेस, इसकी फेस तैयार हो जाओ कॉन्सिक्वेंस के लिए। तो जाहिर है जब और लिखा जाता है उसमें जो सेकंड अमेंडमेंट के अंदर, वो सेकंड अमेंडमेंट कह रहा हूँ, वजाहत क्लैरिफिकेशन में, लेकिन ये कुछ तो है नहीं। मैं वही बता, उसी साइड पे आ रहा था। अच्छा, तो वो अच्छी खासी सख्त थी। उसके बाद ये लिखी गई थी, ये लिखी गई थी, जजेस में डिस्ट्रीब्यूट हो गई थी, फिर ये जजेस में डिस्ट्रीब्यूट हुई। ओके, ठीक है, जब वो डिस्ट्रीब्यूट हुई तो आपको पता है ये सिग्नेचर्स होते हैं, उसके बगैर वो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट या और जजमेंट या जो भी है वो कोर्ट का नहीं तस्वर होता, क्योंकि जब वो जो पहली क्लैरिफिकेशन जारी करके और फिर बाद में दस्तखत लिए गए थे मजबूरन। हाँ, अच्छा,
اس میں یہ تھا کہ آپ کو پتہ ہے نا کہ جب تک وہ دستخط نہ ہو تو یہ ڈرافٹ سمجھا جاتا ہے، جب یہ دستخط ہو جائیں تو یہ فائنل ہے، پھر اس میں کوئی چینج نہیں ہو سکتی، ایون کہ کوئی گرامیٹیکل مسٹیک بھی ہو. تو جب وہ سیکنڈ کے لیے دستخط کے لیے گئے تو 2 ججز، شاید 2 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ہیں کراچی کے، تو کراچی کے ججز ماشاءاللہ. اچھا انہوں نے اسٹینڈ لے لیا، انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا. یہ آپ اوفینس کے اوپر جا رہے ہیں اور یہ بڑی غلط بنیادوں کے اوپر آپ یہ دیکھیں جب پٹیشن سپریم کورٹ میں آئے تو وہ ایک الگ بات ہے. نہیں، خبر آپ نے یہ دی ہے کہ وہ جو سیکنڈ کلیریفیکیشن تھی اس کو میلو وہ ڈاؤن جو کرنا پڑ گیا، سخت کی گئی تھی اتنی زیادہ اور آگے جا رہی تھی، وہ میلو ڈاؤن کرنی پڑی 2 فاضل جج صاحبان کی وجہ سے. وہ کیا کیا 2 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن 2 ٹو بی آن دا سیف سائڈ 2 یا 3. ہاں تو انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے انکار کر کہ سائن نہیں کرنے. دس از ناٹ دی وے، اٹس ٹو مچ. اوکے. تو اس کے بعد پھر سے یہ ہوا کہ اس کو تھوڑا سا ٹرم ڈاؤن کریں، پھر اس میں سے انہوں نے وہ پیراگرافس نکالے، اس کے بعد وہ پیراگراف نکالے گئے، پھر وہ دوبارہ کلیریفیکیشن آئی جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ بھی نہیں تھا. وہ آلموسٹ فرسٹ کلیریفیکیشن ہی کی کنٹینیوٹی تھی اور وہی آلموسٹ وہی باتیں تھیں اس میں. تو یہ بیسیکلی ہوا تھا. تو اس میں جو ہے نا اگر ایڈ کرنا چاہوں بیک گراؤنڈ کیا مطلب ہے کہ آپ ایک بیک گراؤنڈ ایڈ کیجیے گا اسی سے جڑی بھی. یہ بھی میرے ساتھ بڑی چیزیں شیئر کر رہا تھا، میں کہا یار یہ عوام کے ساتھ شیئر کریں، میرے ساتھ کیا شیئر کرنی ہے. اب وہ اس نے کیا شیئر کی تھی میں ناظر صاحب بھلا جائے دیتا جی تاری جیڑی جسٹیفیکیشن بھی چاہیے نا بیک گراؤنڈ والی وہ آپ بھول گئے. تو جب تک ہو سکتا ہے آپ کو یاد آ جائے، جب تک ہو سکتا مسوڑا ہو ہے گیا یار آپ کو یاد آ جائے. ہاں اچھا، یہ جو سیکنڈ کلیریفیکیشن تھی نا قیوم صدیقی صاحب، یہ وہ وقت تھا جب پارلیمنٹ ایک لاء لے کے آ گیا تھا، اور اس لاء میں یہ کہا گیا تھا کہ جب الیکشن ایک 2017 کے اندر ترمیم آ گئی تھی کہ جب ایک ممبر اپنی سیاسی وابستگی ظاہر کر دے تو تبدیل نہیں ہو سکتی، اور یہ کہ گاڑی 3 دن کے اندر. 3 دن گڑی ریورس نہیں کی جا سکتی. تو اس کے اوپر الیکشن کمیشن نے ایک ریویو فائل کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ جناب یہ مسئلہ ہے، ایک طرف آپ کا فیصلہ ہے، ایک طرف لاء ہے، تو بتائیں کہ ہم کس پہ امپلیمنٹ کریں. تو وہ اس کے اوپر میرے خیال میں کوئی ذرا زیادہ غصے کا اظہار جو ہے وہ یہاں سے کیا، غصے کا اظہار جو ہے وہ کیا گیا. تو اس لیے جو ناصر صاحب نے جو ابھی ایک بہت اہم معلومات شیئر کی ہے، تو وہ اس کا اصل جو بیک گراؤنڈ تھا میرے خیال میں وہ یہ تھا جس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ کیا جا رہا تھا. تو اس پوری صورتحال میں بہرحال ایک چیز تو قیوم صدیقی صاحب یہ ہے کہ یہ جو 12 جولائی کا جو فیصلہ تھا، یہ اصل میں جو ہے وہ بہت سارے ججز ود ان دی جوڈیشری یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہی اگلے چیف جسٹس آف پاکستان ہیں. اچھا، تو آپ یہ کیا بات ہوئی؟ میں آتا ہوں آپ کی اس بات کی طرف، لیکن مجھے سوال یاد آ گیا. جی اچھا ہاں چلے فائدہ ہی ہوا. وہ نہیں اپنا جو اس فیصلے کے آتھر جج ہیں، سنا جب ریویو لگا تو اس حوالے سے آپ کے پاس ہے کہ انہوں نے بڑی نا امیدی کا اظہار کیا تھا کہ یہ ریویو ہوگا نہیں، کیا ہوگا کچھ. دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شاہ جی آتھر جج تو جسٹس سعید منصور علی شاہ صاحب ہی ہیں، اور انہوں نے ہی جو ہے یہ کیا آپ کہتے ہیں کہ سردار جی کا تھرموس ٹھیک ہے، تو وہ پی ٹی آئی کی محبت میں ایک شہکار تخلیق کیا ماورائے آئین، تو اس کی پھر محبت کا تاج محل. ہاں محبت کا تاج محل، تو وہ اس کی پھر جسٹیفکیشنیں ہوتی رہیں اور اس کو بار بار مطلب ہے پھر یہ جیسے ناصر بھائی نے کہا یہ بڑی ایک شاکنگ ہے کہ وہ سیکنڈ اس میں جو کلیریفیکیشن تھی یا وضاحت ہم کہتے ہیں، تو اس میں اتنا آگے چلے گئے تو 2 ججز یا 3 ججز. تو ریویو کے حوالے سے انہوں نے کیا توقعات کا اظہار کیا؟ جب ریویو آیا تو آپ کو پہلے تھوڑا ریویو کو بھی انہوں نے نہ ہی لگنے دیا. اس ٹائم جب ریویو آیا پی ایم ایل این پیپلز پارٹی کی اپلیکیشن آئی تو اس کو غلط پھر بہتان تراشی کی اپنے حامد خان صاحب نے قاضی فیضیسہ صاحب پہ، جبکہ حقیقت میں وہ تو درخواست لگی نہیں ہے تو اس کو ڈسکس لیکن کریں. جب ریویو آیا 26ویں ترمیم اور یہ ساری چیزیں ہو گئیں تو شاہ جی صاحب جو ہے نا وہ سمجھ گئے. انہوں نے کہا کہ اب تو میرا فیصلہ وہ سروائیو نہیں کر سکتا. فیصلہ جب لیگل کسوٹی پہ پرکھا جاتا ہے، جب آئین اور قانون کے مطابق پرکھا جائے گا یا پرکھا جا رہا ہے جو ابھی نظر ثانی لگی ہوئی ہے، تو اس میں آپ مجھے بتائیں کہیں سروائیو کرتا ہوا نظر آتا ہے؟
जब आइन जिसको सपोर्ट कर रहा हो, कानून सपोर्ट कर रहा हो, वही चीज़ सर्वाइव करती है ना। जिसको आपका माइंड तख्लीक करके जो चीज़ हो, तो वो तो सर्वाइव नहीं करती। ठीक है, तो शाह जी ने इसका इजहार किया कि अब जो है वो फैसला गया, और शाह जी के पास जो आखिरी पत्ता था रिव्यू अपने फैसले को बचाने का, वो भी वो खेल चुके। अभी इसी बेंच में 13 का बेंच बना, 13 के बेंच में 2 जो हम नवाज समझे जाते हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के, जस्टिस ऐशा मलिक साहबा और जस्टिस अकील अब्बासी, उन्होंने आखिरी जो एक पत्ता था कि किसी तरीके से शाह जी के फैसले को सर्वाइव कराया जा सके, बचाया जा सके, वो खेल चुके हैं। तो अच्छा नासिर साहब, मुझे याद पड़ता है मेरे सोर्सेज ने जब ये हो रहा था, आपको पता है कि फैसला जो है वो समाअत मुकम्मल हो चुकी थी, और फिर उसके बाद 2 मीटिंग्स हुई थी। एक मीटिंग जो जजेस की होती है मशावरत करके और फिर ऑर्डर ऑफ द कोर्ट तक पहुंचते हैं, उसमें क्या हुआ था, कुछ हुआ था, और फिर जो इनिशियल हमारी जो खबर थी और हमने दी भी थी कि 8-5 से फैसला आएगा। फैसला आया तो 8-5 से ही, लेकिन उलट आया। तो वो कुछ लोग तब्दील हो गए थे, फिर किसी ने किसी को कुछ कहा, वो क्या हुआ था? देखिए, जो मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ ना, वो यही था कि एक मीटिंग हुई थी। पहले ये होता था कि जब भी हियरिंग होती थी उसके बाद ये मिल के डिस्कशन होती थी ना कि मतलब ये नहीं डिस्कस होता था कि जजमेंट में क्या लिखा जाएगा, लेकिन ये होता था कि आज का कैसा रहा और आपका क्या ओपिनियन है इस पॉइंट पे, जो फला नहीं, ये तो जजमेंट रिजर्व हो चुकी थी ना, अब तो फैसला आना था ना। उसके बाद जब वो कॉज लिस्टें आई थी तो वो एक ओपिनियन तो बन गई थी ना कि ये होगा। फिर एक मीटिंग हुई, उसमें ये तय था, उसमें जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब, शायद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी थे, उस वक्त के चीफ जस्टिस भी शायद थे। उसमें तय यही हुआ था कि क्या होना चाहिए। तो जो मेरी नहीं, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मंसूर अली शाह एक जजमेंट जो थी उसके ऊपर वो लेके आए, वो ये था कि उन्होंने एक पेश किया कि ये जजमेंट इस तरह दिया जा सकता है, ये एक मुनासिब तरीका होगा और एक यूनानिमस जजमेंट देखिए, हो जाएगा। एक चीज़ आप जहन में रखें और हमेशा रखें कि डिस्पाइट द फैक्ट, बात ये है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पिटीशन लेके आई थी, वो भी अपील आई थी, ठीक है, पीटीआई अपील नहीं लेके आई थी। हाँ, देखिए, इलेक्शन कमीशन के सामने एसआईसी गई, पेशावर हाई कोर्ट के अंदर एसआईसी गई, सुप्रीम कोर्ट में एसआईसी आई, पीटीआई तो इस किसी उसमें नहीं थी। ये तो आखिर में आके एक दरख्वास्त दाखिल की, जिसको इवन मंसूर अली शाह साहब ने भी कहा कि इसको देखने की ज़रूरत नहीं है हमें, हाँ, जो तो फ्री के मुकदमा ही नहीं है। बिल्कुल। तो अब ये देखें, ये एक कम्प्लेक्स सिचुएशन सी बनी हुई थी ना, तो इसका एक हल निकालना था। तो डिसाइड ये हुआ कि इसका ये हल हो जाए। तो उसको जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब को कहा गया कि आप जजमेंट लिख दें। उन्होंने एक जजमेंट लिखी जो आप सबको मालूम है, आप सबने पढ़ी हुई है। उसको जब पढ़ा गया तो जस्टिस काजी फाइज़ साहब ने भी इत्तेफाक किया उससे कि ये ठीक है, मैं कर दूंगा। लेकिन जब आखिर दिन थे, आखिरी मीटिंग होनी थी, उसमें ये तय किया कि हम सारे ड्राफ्ट ले आएंगे, उसमें ये तय करके साइन वाइन कर देंगे। लेकिन जो ड्राफ्ट आखिरी दिन आया तो वो टोटली जो 8 का मेजॉरिटी जजमेंट वो टोटली डिफरेंट था। जो बात तय हुई थी उससे कंट्रेरी था, जिस कंक्लूजन पे पहुंचे थे उससे और कंट्रेरी था। वो जो है जमाल मंदोखेल साहब मुंह देखते रह गए, और 8 लोग जो है वो डिफरेंट हो गए। खुफिया मीटिंग के बाद कोई मीटिंग उनकी भी हुई थी, तो उसमें जो जजमेंट आई, जो मेजॉरिटी जजमेंट थी, वो डिफरेंट थी। जो पहले से तय हुआ था वो मतलब है कि जैसे जमाल मंदोखेल साहब के साथ हाथ हो गया। मतलब मैं तो ये लेकिन ये कि वो कॉन्ट्रेरी जजमेंट थी, वो जजमेंट नहीं थी जो तय हुआ था या जो सोचा गया था कि ऐसा होना चाहिए। तय से मुराद ये नहीं है कि ठोसा गया था, हर एक जज की अपनी मर्जी होती है। लेकिन जो ये तय हुआ था कि यार ये एक मिडिल वे है, यही ठीक जजमेंट बनती है, ये और एक चाहिए, यूनानिमस जजमेंट आनी चाहिए। लेकिन वो उसके 8 डिफरेंट हो गई। ठीक, मैं इसको थोड़ा तो इसको ये बली में देते नहीं आया। ये बात आपके पास इसकी क्या तफसीलात हैं इस वाक़े की? ये फिर क्या नासिर हुआ, साहब ने एक जो- जज साहब जो हैं वो उन्होंने कॉरिडोर में जाते हुए किसी से कहा कि वो हमने तो साइन भी कर दिए, दस्तखत भी कर दिए। सिद्दीकी साहब, जो मालूमात नासिर साहब ने दी है, ये तो फैक्चुअली ये ठीक है, इसके ऊपर हम पहले भी बात जो है वो इशारों कनायों में कर चुके हैं। लेकिन एक चीज़ जो है वो मैंने जो
اس کوर्ट رپورٹنگ کرتے ہوئے جو دیکھی ہے کہ جو سابق چیف جسٹس تھے قاضی فائز عیسیٰ صاحب، وہ اس ججمنٹ کے معاملے پہ یا کورٹ پروسیڈنگ کے دوران یہ جو لابنگ والا چکر ہوتا ہے نا، کبھی بھی وہ اس سائڈ پہ پڑے ہی نہیں۔ ہاں کہ کسی جج کو کہیں کہ یار تم کہ یہ ایسا ہمارا کر یہ دو، ہے، ایسا کر، ہمارا، یا میجورٹی میں جانے کے لیے اس سے بات کی جائے، اس سے بات کی جائے، اس سے بات کی جائے۔ یہ معاملہ دوسری طرف زیادہ مشہور رہا۔ ہاں صحیح منصور علی شاہ صاحب مینیج کرتے رہے، سیدھی سی بات اچھا، ایک تو یہ بات ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو جسٹس جمال مندوخیل صاحب والا ابھی جو ڈائسنٹ ہے، ایک تو یہ بات بھی کلیئر ہے کہ یہ جسٹس جمال مندوخیل صاحب کا ڈائسنٹ ہے، یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ڈائسنٹ نہیں ہے۔ تو لیکن ان کی رائے شاید اگر امین الدین خان صاحب لیکن ججمنٹ وہ کے ساتھ، اس وقت جو ہے وہ میرے خیال میں لیکن اب تو کوئی نہ وہ سامنے ہے ایک چیزیں، کوشش کی گئی تھی کہ کوئی نہ کوئی اتحاد یا وہ بیچ کرا۔ متفقہ طور کے اوپر جو ہے نا کوئی چیز آ جائے، لیکن وہ بقول آپ کے ہاتھ ہو گیا پھر، اور وہ بعد میں پھر دھوکہ دے دیا کسی وہ نے۔ احساس بھی ہوا کہ یار ایساڈینل ہاتھ ہو گیا ہے، گیم ہو گئی ہے۔ لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوا قیوم صدیقی صاحب، کیا ہوا؟ اس کے بعد آپ دیکھیں نا جی، وہ بڑی بڑی جنہوں نے لسٹیں بنائی ہوئی تھیں اور وہ جو پلاننگ کی تھی کہ یہ ریفارمز لے کے آئیں گے اور یہ کریں گے اور یوں ہوگا اور وہ ہوگا، وہ جو مجوزہ ان کے اپنے رولز تھے کہ چیف جسٹس کے لیے 3 ناموں پہ غور ہوگا، وہ 3 ناموں کے وہ اوپر ہی تو غور ہوا، آرکیٹیکٹ، تو وہ آرکیٹیکٹ وہ خود ہی پھنس گئے اس میں۔ اچھا، اس حوالے سے جو ہے نا، آپ کو پتہ ہے کہ ایک کیا ہوا تھا، یہ جو چیف جسٹس بننے کی جب یہ سارا کچھ چل رہا تھا تو بڑی لابنگ ہو رہی تھی شاہ صاحب کی بھی اور باقی لوگوں کی بھی، تو بقول شخص ناصر صاحب، کیونکہ اینٹے روم کے اندر میں تو نہیں ہوتا، تو جب یہ ساری چیزیں چل رہی تھی تو سنا ہے کہ یحییٰ آفریدی صاحب منصور علی شاہ صاحب کے چیمبر میں گئے، یہ تو شاید آپ نے بھی مجھے بتایا تھا کہ گئے، تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جو نام آ رہے ہیں اس میں میرا نام بھی ہے، تو اگر ہو جائے گا تو آپ کو کوئی شکوہ تو نہیں ہوگا؟ تو انہوں نے کہا نہیں نہیں، ایسی کون سی بات ہے۔ اور پھر ٹی روم کے اندر بھی چیف جسٹس جو یحییٰ آفریدی صاحب ہیں، انہوں نے بھی کہا تھا کہ بھائی جاگتے رہنا، میں بھی کنٹینڈر ہوں، میں بھی ریس کے اندر ہوں۔ جسٹس منیب صاحب کو بھی اور جسٹس منصور منصور علی شاہ شاہ صاحب کو وہ ایڈریس کر کے کہا تھا کہ دیکھ لیجئے گا میں بھی ہوں۔ میں بھی ہوں قیوم اس میں صاحب، آپ امید۔ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جنہوں نے کیمپین نہیں کی وہ چیف جسٹس بن گئے اور جنہوں نے کی وہ نہیں بن سکے؟ اور پھر آپ سے دیکھیے نا کہ وہ ناصر صاحب مرے تھے جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے، مطلب وہ پی ٹی آئی اگر وہ ارکان جو ہیں وہ پارلیمانی کمیٹی کے اندر چلے جاتے تو شاید منصور علی شاہ صاحب کے حق کے اندر فیصلہ آ سکتا آپ کو تھا۔ یاد ہوگا کہ آپ کے سامنے ہی میں نے ایک فون بھی کیا تھا کچھ دوستوں کو، تو میں نے ان سے یہی کہا تھا کہ یہ کیا کیا آپ نے کیوں نہیں ووٹ دیا، آپ نے دوسری سائڈ کو جتا دیا۔ تو یاد ہے نا آپ کے سامنے ہم ایک کمرے میں بیٹھے تھے تو میں نے کال کیا تھا یہ آپ نے کیا کیا ہے، اور دیکھ لیں یہ انہوں نے کوئی نیا کام نہیں کیا، یہ جواب یہ آیا تھا۔ تو جناب وہ مطلب ہے کہ جو جس پی ٹی آئی کو سیٹیں مل رہی تھی وہی پی ٹی آئی منصور علی شاہ صاحب کے لیے بات کرنے کے لیے اس پارلیمانی کمیٹی میں ہی نہیں گئی، اور پھر جو سلسلے بنے۔ ندان دوست سے عقل مند دشمن بہتر ہوتا ہے صاحب، اچھا، ندان دوست سے عقل مند دشمن بہتر ہوتا ہے، سیانے ایسے نہیں کہتے۔ تو شاہ جی صاحب نے جن کے لیے سب کچھ کیا تو ان کی ندانی ہی شاہ جی کو مروا گئی، سیدھی سی بات ہے۔ اور دوسرا اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جسٹس جمال خان صاحب کے ساتھ جو ہاتھ ہوا، صاحب زیر قاضی صاحب نے وارن کیا تھا جمال صاحب اچھا کو وہ کیسے کہ دیکھیں کہ کیونکہ دیکھیں قاضی صاحب کو ایک تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کریڈٹ کہ انہوں نے ان کے پاس جو کچھ بھی آتا تھا تو ان کے ساتھ جو سینئر موسٹ جج ہوتے تھے وہ اپنی ایون کے پاور بھی انہیں کو دے دیتے تھے، جو بھی ڈیلی کچھ بھی آ کے نہیں منصور علی شاہ صاحب سے بات کر لیں، پہلے سردار طارق صاحب تھے، ان کے بعد پھر منصور علی شاہ صاحب آ گئے، جی شاہ جی سے بات کر لیں، شاہ جی سے بات کر لیں۔ اچھا ایون کہ ہاں اجاز اللہ صاحب جا چکے تھے، یہ ترامیم والے میٹرز ہو گئے، سارا کچھ ہو گئے، تو شاہ جی مکمل لوپ میں تھے اور شاہ جی کو ہی ڈیفیکٹو چیف جسٹس سمجھا جاتا تھا، یہ ایک چیز تھی۔ اور چونکہ بے حد ٹرسٹ تھا قاضی صاحب کا شاہ جی کے اوپر، لیکن پھر جو شاہ جی نے کیا قاضی صاحب کے ساتھ تو پھر منصور علی شاہ صاحب بھی شاید اس ٹریپ میں آ گئے، جمال خان صاحب بھی اسی ٹریپ میں آ گئے
तो शाहजी अपना काजी साहब ने वार्न किया उसको, जमाल खान साहब को, कि बी अवेयर, चलो आप एतमाद कर लो, देख लेते हैं। तो फिर जब वो जजमेंट वाला मामला आया कि जो पॉइंट्स, जो चीज़ें तय हो गई थी कि ये होगा, हम जो है वो कंबाइन ये जजमेंट देंगे, उसके बाद जमाल खान साहब ने जब पूरा ड्राफ्ट सबको तैयार कर लिया तो फिर एट वंस अचानक पता चला कि नहीं जी ये जजमेंट है 8 वाला। खुद जो है हक्के बक्के रह गए जमाल खान साहब की, ये क्या हो गया। तो इसमें फिर भी काजी साहब ने जमाल साहब की जो है ना वो रखी, भरम भी रखा, और काजी साहब चेंज आया कि जैसे आपने कहा कि वो अमीनुद्दीन खान साहब और नईम अफ़गान साहब के साथ जो है वो इत्तेफाक कर रहे थे, लेकिन उन्होंने फिर ओन किया जमाल खान साहब की जजमेंट को और नोट को, और उनके साथ ही चले गए। लेकिन शाहजी जिन्होंने ये सब कुछ किया कराया, वो टर्न होकर किसी और साइड पे थे, और उधर पता चला आथर ही वही है। ये ज़्यादती। और एक हुआ ऐसा कि चले, अच्छा मैं एक चीज़ ऐड कर दूँ उसमें। एक बेंच में जा रहे थे तो दूसरे जज साहब ने पूछा कि हाँ भी वो क्या हो रहा है उसका, तो उन्होंने कहा कि जी हम तो साइन कर रहे हैं। उन्होंने कहा देखिए आपने वाकई साइन किए हैं, कहीं गलती से ना हो गए हो। है ये क्या हो गया भाई? कहीं से देखिए साहब, कुछ बस हो गया, मजबूरी थी, कुछ भी था, हो गया। कुछ स्टेप्स ऐसे होते हैं जो बोनाफाइड इंटेंट लिए जाते हैं। अब जैसे जमाल मंदोखेल साहब जो हैं वो उन्होंने बाद में भी काफ़ी कोशिशें की हैं, ये भी इतलात हैं, और लेकिन हर दफ़ा जो है वो कोई अच्छा रिस्पांस दूसरी तरफ से नहीं आया। आपको याद है याहिया अफरीदी साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनसे हमारी जो मुलाकात हुई थी उसमें उन्होंने कहा जी काउंसलिंग हुई है, तो वो भी काफ़ी कोशिशें हुई। फिर जब वो ख़त में जो है वो लिख दिया गया, अकील अब्बासी साहब ने शाह साहब के कंधे पे हाथ रख के कहा था तुम लोग मुझे जानते नहीं। तो ये चीज़ें हैं हुआ ये कि फिर वो आईनी बेंच का सबब बन गए। वो बन गए। तो कोशिशें जो हैं वो तो की जाती रही हैं, लेकिन नताइज आगे से कुछ और निकलते रहे। तो ये नाज़िर साहब कुछ उसका बैकग्राउंड भी था, मसलन ये कि ये फ़ैसला इब्तिदा के अंदर जो है वो 8-5 से मुखालिफ सिमत में जा रहा था, PTI के ख़िलाफ़ जा रहा था, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के ख़िलाफ़ जा रहा था, लेकिन फिर अचानक जो है एक दरमियानी रास्ता निकाला गया कि ये यूनानिमस हो जाए। वो जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब की जजमेंट थी। अब ये आपकी गुफ्तगू से जो सिनारियो बन रहा है वो ये बन रहा है, लेकिन इस पे कि वो मुतफ़िका तौर पे फ़ैसला आता, वो न जाने ऐसे कौन से अवामिल हुए कि जिसकी वजह से जो है वो एक किसी घर के अंदर मीटिंग होती है और वहाँ पे फ़ैसला लिख लिया जाता है और सबसे साइन भी करवा लिए जाते हैं, जिसका बाद में पता लगता है चीफ जस्टिस को भी और दीगर लोगों को भी, और फिर वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है अगर आपने फ़ैसला कर लिया है तो आप इसको अनाउंस कर देते हैं, और फिर जिसने फ़ैसला किया वो अनाउंस करेगा। और फिर वो कॉज लिस्ट पहले एक आनी थी, फिर करके दूसरी कॉज लिस्ट जो है वो जारी हुई। तो इस तरह से ये फ़ैसला जो है जो पहले अक्सरियत के अंदर था वो अक़लियत में तब्दील हुआ। पीछे क्या हुआ, पीछे ये कुछ हुआ, और फिर जब वजाहतें आने लगीं तो फिर कुछ लोगों को जो एहसास हुआ कि हम अपनी उससे बहुत बाहर निकल चुके हैं, और जो कि आपने कहा कि कराची के कुछ जज साहिबान थे, उन्होंने कहा हम तो इस पर साइन ही नहीं करेंगे। फिर उसके बाद मेलो डाउन की गई है सारी चीज़, और फिर उसके बाद जो दूसरी वजाहत आई वो MAC बस वजाहत ही थी, वो उसके जो उसका बाइटिंग इफेक्ट था वो निकाल दिया, वो निकाल, हाँ उसका जहर जो है वो फुसफुसी वजाहत थी। लेकिन वही वजाहत शाह जी को रक्शे चलाने पे मजबूर कर गई। अच्छा अब ये जो फुसफुसी होता है ना, वो ये होता है कि एक टेनिस बॉल होती है, वैसे अगर आप उसको ज़मीन पे मारें तो वो बहुत तेज़ी के साथ उछलती है, लेकिन अगर उसमें सुराख हो जाए, उसमें से हवा निकल जाए ना, तो अगर आप उसको ज़मीन पे मारेंगे तो वो जंप होकर ज़्यादा तेज़ी से ऊपर नहीं आती, तेज़ी ऊपर क्या ज़मीन में गिर जाती है, तो उसे कहते हैं जी ये फुसफुसी है। तो ये कुछ चीज़ें, और उसमें सॉरी एक बात, आखिरी बात, और फिर बाद में एक आध दिन लग गए थे, लेकिन फिर 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पार्लियामेंट में पेश भी हो गई और पास भी हो गई। उस सेकंड वजाहत के बाद पास हो गई। हाँ, उसके बावजूद, वरना पहले जब क्लैरिफिकेशन आई थी तो वो पेश ही नहीं हो सकी थी। सदीकी साहब कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि अगर सेकंड क्लैरिफिकेशन ना आती तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कोई और होते ना, मंसूर अली शाह साहब नाम हो रहा था, सारा कुछ था, और मैं आपको AQS लाइव में ही हमने ये किया था नासिर साहब, जब ये आईनी सोशल मीडिया पे चल रही थी, कैंपेन चल रही थी और बाकायदा तौर पे था। जेल में पड़े हुए शख्स ने भी कहा कि चीफ जस्टिस होगा तो मंसूर अली शाह होगा।
دیکھیں अलlied पार्टीज भी मान गई थी, allied पार्टीज जो रूलिंग allied पार्टीज हैं। नासिर साहब हुआ ये कि इस सारी सूरत हाल के अंदर क्या हो रहा था पीछे, वो भी हमने AQS लाइव में अगर आप हमारे देखेंगे पीछे वो देखेंगे, बताएंगे, क्योंकि उस मीटिंग में मौजूद एक सोर्स ने मुझे बताया था कि जनाब ये 26वीं आईनी तरमीम को, आपको पता है उस वक्त वकला तहरीक को भी इजलास हो रहा था और ये सारा कुछ था, और 3 नवंबर वाला सिनारियो करना था कि वो जज साहबान मुन्नी अख्तर साहब उनके कमरे के अंदर जो है ना वो मीटिंग हो रही थी, ठीक है, तो वहाँ पे ये था कि इसको स्टे कर दिया जाए आईनी तरमीम को। तो इस दौरान में जो है ना ये सारा कुछ हो रहा था और ये इस पे बहस मुबाहिसा हो रहा था, तो किसी ने आके कहा कि शाह जी तुसी चीफ जस्टिस बन रहे, तो फिर वो जो मामला जो है ना वो मैंने भी ट्वीट कर दिया था कि शाह जी चीफ जस्टिस बने, मैंने पूरा विला कर दिया था। तो वो नासिर साहब वो ये था कि यहाँ पे आईनी तरमीम को सस्पेंड करेंगे, उसके बाद वकला जो है ना वो हो जाएगा, एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाएगी और एक मूवमेंट जो है ना उसमें वो शुरू होगी और पीछे PTI का अपना जोर होगा। लेकिन फिर जब ये आईनी तरमीम हो गई तो पता लगा कि शाह जी जो है ना अपने ही फार्मूले की भेंट चढ़ गए कि 3 सीनियर मोस्ट जज साहिबान में से वो दाम में फंस गया, एक मुहावरा है। तो वो जनाब फिर इस तरह से ये कहानी हुई। तो बहरहाल ये कुछ फैक्ट्स थे। मंडे से शुरू हो रहा है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के क्या कहते हैं मखसूस नशिस्तों का केस, और इसमें जो जिन्होंने रिव्यू दाखिल किया है PMLN, पीपल्स पार्टी, JUI और दीगर जो हैं उनकी तरफ से दलाइल का आगाज़ होगा, और जो मुतासरा ख़वातीन हैं क्योंकि सीनियर वकील मखदूम अली ख़ान हैं वो अपने दलाइल का आगाज़ करेंगे। और इसमें बड़ी मज़े की चीज़ें ये भी हैं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने कोई रिव्यू दाखिल नहीं किया, क्योंकि उसकी ही दरख्वास्त वो डिसमिस हुई और वो अपने फैसले से मुतमिन थी कि उनकी दरख्वास्त डिसमिस कर दी गई है। तो इस पर वैसे उनको नोटिस है, नोटिस तो है, वो फ्रीक तो बनेंगे ना क्योंकि शुरू से ऊपर तक है वो फैसल सिद्दीकी साहब। वो जब मखदूम साहब ने कहा कि हक़ दावा, हाँ उन्होंने कहा हमें नोटिस क्यों दिए। तो मंडे को अहम समाअत होगी। और एक और ख़बर भी है नासिर साहब, वो सीनियरिटी के वो जजेस की सीनियरिटी ना, उसमें मुझे किसी ने कहा उन्होंने कहा लग रहा है कि इसमें हुकूमत की जो ख्वाहिश है ना वो पूरी नहीं होने जा रही। बेंच में काफ़ी कुछ उसमें इख्तलाफ राय है सीनियरिटी के हवाले से, लेकिन ज़ाहिर है देखते हैं मुकदमा किस रुख बैठेगा। तो मखसूस नशिस्तों का मुकदमा मंडे को इसकी समाअत होगी। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज नासिर साहब ने आपके साथ बहुत सारी ख़बरें तैयब बलोच ने और ज़ेब अब्बासी ने शेयर की हैं, कुछ आपने भी शेयर किया। शराय दस्तूर से इजाज़त दीजिए।